यह गहरे समुद्र का विशालकाय कुंडल है जिसे लोहे की जंजीरों से कसकर बांधा गया है। कहा जाता है कि यह 100 सालों से समुद्री सतह पर कैद है, क्योंकि यह प्रायः गुजरते हुए मनुष्यों और जहाजों को निगल जाता था। इसलिए राजा ने इस जगह बस अफंदी अनजाने में वहाँ जोर जोर से हंसता रहा। राजा इतना गुस्से में आ गया कि उसने अफंदी को वहीं काटने का निर्णय कर लिया, लेकिन कोई उपयुक्त कारण न मिलने की वजह से वह ऐसा नहीं कर सका। इसलिए चालाक राजा ने अफंदी को एक मौका दिया कि वह अपने किए को सुधारने का मौका देकर अपनी गलतियों को ठीक करे। उसे रेगिस्तान के सबसे गहरे हिस्से में कथित आग के पक्षी को पकड़ने के लिए भेजा गया। इसके लिए अफवाब मजबूर होकर अपने गधे के साथ उसके इलाके में कदम रखा। अफवाब जानता था कि आग का पक्षी मेवों का शौकीन होता है, इसलिए उसने पहले से तैयार किए गए मेवे रेत पर फेंक दिए। पर क्यों? कुछ देर बाद आगे की रेत के नीचे अचानक लाल रोशनी चमक उठी। उसके बाद धरती के अंदर से एक उत्तप्त लपट फूट पड़ी। ध्यान से देखने पर यह कोई साधारण आग का पक्षी नहीं, बल्कि एक लाखों सालों की साधना करने वाला अग्नि फीनिक्स था, जो अभी जाग चुका था। जागते ही फीनिक्स ने अपनी अपार शक्ति का उद्घाटन किया और एक पल में आसमान की ओर उछल पड़ा। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। जैसे ही आग का फीनिक्स जमीन पर नर्स देखता है, वो तुरंत उत्साहित हो जाता है। फिर वो अपनी लंबी सुंदर उंगलियों से नर्स उठाकर हवा में फेंक देता है और फिर कोमलता से उछलकर उसे मुंह में सटीक पकड़ लेता है। आखिरकार उसने खोल समेत फल को एक साथ निगल लिया। साफ था कि यह उसका सबसे पसंदीदा भोजन था। जैसे जैसे अग्नि फीनिक्स ने और अधिक खाया, उसका पूरा शरीर नरम और कमजोर पड़ने लगा। फिर जैसे किसी ने नकली शराब पी ली हो, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर में वह पूरी तरह से बेहोश होकर सो गया। ने उसे पकड़कर राजा के पास ले जाने की सोची, पर किसने सोचा होगा कि फीनिक्स एक दयनीय शक्ल दिखाकर उस आदमी से खुद को छोड़ देने की प्रार्थना करेगी। और फिर उसने एक गर्म आंसू भी बहा दिया। आदमी ने फीनिक्स के सिर पर हाथ फेरा। वह व्यक्ति दया से भर गया और उसने उसे बांधने वाले लोहे के जाल को खोल दिया। आजाद होने के बाद फायर फीनिक्स फिर से जन्म लेते हुए जैसे निर्वाण प्राप्त कर लिया। उसने आभार से भरी निगाहों से उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान की ओर उड़ चली। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए जाते जाते उसने फीनिक्स ने एक जलता हुआ पंख छोड़ा था, जिससे वह आदमी की मुसीबत के समय में उसकी रक्षा कर सके। लेकिन चूंकि अफंदी फीनिक्स को पकड़कर नहीं ला पाया और राजा ने उसे सजा के लिए काल कोठरी में डाल दिया, अफंदी ने मजबूती से उस पंख को निकालना चाहा ताकि अपनी सच्चाई साबित कर सके, पर वैसा न कर पाया। इस वक्त फेनिक्स का पंख अचानक से मुर्गे का पंख बन गया और सभी शोक मनाने वाले लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। राजा को लगा कि अफंदी ने उसे बेवकूफ बनाया है और उसने बिना देर किए फैसला किया कि अफंदी को तुरंत मौत की सजा दी जाए। लेकिन जैसे ही सिपाही ने कुल्हाड़ी उठाई, पंख अचानक जल उठा। आसमान में अचानक एक आग की परछाई उभरी, जो कि फीनिक्स था, जिसने महसूस किया कि अफंदी को खतरा है और वक्त पे पहुंच गया। उसकी फैली हुई आग, जो एक सूरज की तरह थी, ने पूरे कस्बे को पल में रोशन कर दिया। उसी क्षण हर कोई ये मान गया कि अफंदी ने झूठ नहीं बोला था और उसे जनता का नायक कहा गया। राजा ने मजबूरी में अफंदी के ऊपर प्रतिबंध तो लगा दिया, पर मन ही मन वह अफंदी से नफरत करने लगा था। उसे पूरी तरह से खत्म करने की नीयत से राजा ने अफंदी को आदेश दिया कि वह बर्फ के पहाड़ों की चोटी पर सो रही बर्फीली राजकुमारी को जगाए और उसे रानी बनाकर लाए, क्योंकि अब तक वहाँ तक सही सलामत पहुँच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ था। इसलिए राजा को लगता था कि अफंदी इस बार रास्ते में ही नष्ट हो जाएगा। सोचा गया था कि रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अलिफ लैला के पास एक जादुई छोटा घोड़ा था जो उसकी मदद करेगा। बहुत ही जल्दी वो दोनों बर्फ के पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, पर उनके सामने अचानक एक जमी हुई बड़ी दरवाजा आ गया। अफगनती अभी उसे देखने ही जा रहा था कि बाहर से ही रोक दिया गया। जब वह सोच में पड़ गया, तभी फीनिक्स का पंख अचानक से उड़ता हुआ आया और फिर वो चुपचाप बर्फ के दरवाजे में घुस गया और अगले पल बर्फ का दरवाजा अचानक पिघलकर पानी में बदल गया और 4 छोटे माचे इसका प्रवाह में बह गए। अंत में जमकर बर्फ के गोले बने और चट्टान पर अटक गए। इसी समय अफंदी का ध्यान राजमहल की भीतरी सुंदरता ने खींचा और वह सतर्कता से बर्फ के महल में प्रवेश कर गए और आखिरकार उसने किंवदंती में वर्णित सुंदर बर्फ के महल को देख लिया। इस दौरान फीनिक्स का पंख उसे जगा देता है और जब बर्फ की राजकुमारी को पता चलता है कि उसे एक बूढ़े राजा से शादी करनी है, वह तुरंत बेचैन हो जाती है। वह कहती है कि वह अपनी जान देना पसंद करेगी, लेकिन अफंदी के साथ वापस नहीं जाएगी। इसके बाद वह अफंदी को घसीटकर खाई के किनारे ले जाती है और बिना कुछ कहे घुमावदार खाई से सीधे नीचे कूद जाती है। सौभाग्य से छोटा घोड़ा अपने पंखों को फड़फड़ाता है और समय पर आकर उससे बचा लेता है। अगले दिन अफंदी सफलतापूर्वक राजकुमारी को महल वापस ले आता है, लेकिन राजकुमारी ने अपनी परदादी की महासागर हृदय अंगूठी का बहाना बनाकर राजा से शादी करने से इनकार कर दिया। जब राजा को पता चला कि अंगूठी को एक विशाल जिन्न ने निगल लिया है, तो उसने तुरंत अंगूठी खोजने का काम अफंदी को सौंप दिया। इस तरह अफान तुरी पर छोटी घोड़ी सवार होकर विशाल समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। तभी एक सामने से आता हुआ समुद्री चिड़िया उसे टक्कर मार देती है। जब छोटी घोड़ी ने दोबारा अफान तुरी को ऊपर पर खींच लेता है, तब जाकर आदमी को पता चलता है कि सामने फैला यह हरा भरा छोटा द्वीप दरअसल एक विशाल व्हेल मछली है, जिसे लोहे की बेड़ियों से कसकर बांधा गया है। समय का पता नहीं कि यह व्हेल यहाँ कितने वर्षों से फंसी हुई है। जब व्हेल ने अफंदी को देखा, तो उसने गहरी पीड़ा से भरे हुए 1 टन आंसू बहा दिए। अच्छे दिल वाले अफंदी ने जुकिंग को आजादी दिलाने का फैसला किया, तो वो अपने खच्चर पर चढ़े और सीधे जुकिंग की नाक के अंदर घुस गए। छोटे खच्चर ने अपने पंखों के परों से हल्के से जुकिंग के नथुने गुदगुदाए, जिससे जुकिंग को पूरे बदन में गुदगुदी का असहनीय एहसास हुआ। फिर अंदर से उठती हुई प्राचीन शक्ति अनियंत्रित रूप से फूट पड़ी और एक विशाल ज्वालामुखी की तरह भयानक छींक का विस्फोट हो गया। शरीर पर कसे मोटे लोहे की जंजीरें तोड़ते हुए जुजुहेल अंत में बंधन मुक्त हो गया और वापस समुद्र की गहराइयों में लौट गया।
अपनी जान बचाने के लिए अफंदी के आभार की निशानी के तौर पर चूजिंग ने जनरल शेर को एक सोने की अंगूठी देने भेजा था। पर किसने सोचा था कि वही हार्ट ऑफ ओशन अंगूठी थी जिसे राजा चाहता था कि वो ढूंढ के लाए। लेकिन इस समय अफंदी बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अगर राजा इस अंगूठी को पा लेता तो राजकुमारी के पास राजा से शादी न करने का कोई बहाना नहीं बचेगा। अफंदी के दिल में वो पहले ही राजकुमारी को चाहने लगा था, इसलिए उसने राजकुमारी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। रात होते ही अफांती राजकुमारी को चुपके से भगाने की तैयारी करता है, लेकिन यह दृश्य दूर से एक मंत्री की नजर में आ गया। नतीजतन उन दोनों के जाने से पहले ही मंत्री के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अगली सुबह राजा ने सार्वजनिक रूप से अफांती को फांसी देने की तैयारी की। इसके बाद उसने सैनिकों को 3 बड़े लोहे के पतीले लाने को कहा। पहले पतीले में उबलता हुआ गर्म पानी था, दूसरे में था समुद्र का पानी जो इंसान को पल भर में जमा सकता था, और तीसरे में था घातक जहरीला दूध। उसके बाद क्रूर राजा ने अफांती को एक धक्का दे दिया। प्रिंसेस का दिल बहुत दुखी था। प्रिंसेस ने तुरंत अपनी अंगूठी उतारी और पतीले में तेजी से फेंक दी। इस तरह अलीफ लैला ने पहली चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। फिर वो बहुत ही ठंडे और चुभते पानी के पतीले में गिर पड़ा। अलीफ लैला का शरीर झट से बर्फ का गोला बन गया और यहीं पे आग के फिनिक्स की चीख के साथ एक पंख आसमान से गिरा और कढ़ाई में घुसा। अफंती फौरन बर्फ से निकलकर दूसरे चुनौती को पार कर गया। लेकिन जब अफंती तीसरे जहरीले कढ़ाई में गिरा, राजकुमारी तो बस हकी बकी रह गई, क्योंकि उसके पास अब अफेंदी को मुसीबत से बचाने का कोई भी तरीका नहीं था। मौजूद सभी लोग समझने लगे कि अफेंदी का तो अंत हो चुका है और निराश होकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक आकाश से एक सफेद प्रकाश की रेखा तेजी से आई। ध्यान से देखने पर पता चला वह एक चमकता हुआ डैंडेलायन फूल था। ये रुककर जहरीले बर्तन में गिरा और पल के अंदर ही आफंदी जैसे जीवित फिनिक्स पक्षी की भांति स्नान कर पुनर्जीवित हो उठा। असल में ये काम वो छोटे गधे ने किया था, जिसने पूरी शक्ति लगाकर दुनिया के अंत तक दौड़ लगाई और वहाँ से ये अनोखा जीवन मरण का फूल लेकर आया था। राजा ने देखा कि आफंदी को अनंत जीवन प्राप्त हो गया है और इंतजार न करते हुए बर्तन में कूद गया, लेकिन अनजाने में एक विशाल बुलबुले में फंस गया और अंततः उसे अनंत खगोल में तैरते हुए खो गया। लोगों के समर्थन से आफंदी उनका नया राजा बना और फिर से राजकुमारी के साथ वो एक खुशहाल और सुंदर जीवन जीने लगा।